Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. आप कभी भी कट ऑफ क्रॉस करने के लिए आप मत पढ़ो, या फिर ये मत देखो कि अगल बगल वाले लोग का क्या मतलब अगल बगल वाले लोग क्या पढ़ रहे हैं। आप बस अपना आपका जो फोकस आप जो अपना बना करके रखते हो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, आप उसको मेंटेन करके चलो। बाकी आपको कोई कुछ फिर वो ये नहीं है कि निगेटिविटी आएगी। मेहनत, आत्मविश्वास और लगन, ये वो 3 सीढ़ियां हैं जो आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचाती हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट जुड़ने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन के बल पर रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम क्रैक किया। तो आइए स्वागत करते हैं अंशु कुमार गुप्ता जी का, जिन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम क्रैक किया है। तो आइए स्वागत करते हैं अंशु कुमार जी का। अंशु कुमार जी, आपका स्वागत है टेक्स्ट बुक में। और सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम क्रैक किया। Heartily thanks to you and your team. Very very thank you. अच्छा अंशु कुमार जी, आपका जो ड्रीम जॉब था असिस्टेंट लोको पायलट का, उसका एग्जाम तो आपने क्रैक कर लिया है, लेकिन जो पूरी जर्नी थी आपकी एक एस्पिरेंट से लेकर असिस्टेंट लोको पायलट बनने तक की, इस जर्नी के बारे में जरा कुछ बताइए हमें। ये जर्नी बहुत अमेजिंग थी। बहुत सारे अप्स आए, बहुत सारे डाउन्स आए। कभी लगा कि हो पाएगा, कभी लगा कि नहीं आसानी से हो जाएगा, कभी ऐसा लगता था कि नहीं थोड़ा मुश्किल है। बट इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी मैंने ये क्लियर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। इसके लिए मुझे अच्छा लगा कि मैंने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। और बस जैसा आपने बताया कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, तो आपने कब डिसाइड किया था कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है? मेरी ग्रेजुएशन 2015 में मैंने कंप्लीट की थी। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग भोपाल से कंप्लीट की थी। 2015 में मैंने कंप्लीट किया। आफ्टर देन मैंने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो वो डिजाइनिंग कोर्सेस होते हैं जैसे कैट या ऑटोकैड, वो मैंने दिसंबर तक कंप्लीट किया था। दिसंबर 2015 में मैंने ये सारे कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था कॉलेज के थ्रू। बहुत ही एवरेज कॉलेज था मेरा, बट मेरा प्लेसमेंट हुआ था वहाँ से मर्चेंट नेवी में। बट आई एम सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया उतने दूर जाने के लिए। तो मेरा ये था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जाना था, बट अभी गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, प्रिपेयर किया, गेट क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर ये था कि मैं घर पर जा करके अच्छे से प्रिपेयर करूं, तो मैं यहाँ आ गया। मेरे घर पर ही NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो वो मेरे पास ये एक फील्ड था कि मैं घर पर जाकर प्रिपेयर कर सकता हूँ और साथ में NTPC पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर NTPC होती है वहाँ पर बहुत सारे उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो उसको साथ में लेकर चलते हैं। तो मेरे पास ये एक ऑप्शन था कि मैं उनके साथ अपने स्टडी के साथ अपने जॉब को परस्यू कर सकूँ। तो इसलिए मैं अपने घर, अपने होम टाउन चला आया। फिर यहाँ मैंने 2016 में NTPC ज्वाइन किया। जून 2016 में मैंने NTPC ज्वाइन किया। NTPC में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसके बाद मैंने 2018 जून 2018 तक मैंने वो NTPC में वो किया, जॉब किया। और जनवरी 2018 में ये NTPC ये ALP का वैकेंसी आया था। तो उसी दौरान मुझे ये लगा कि नहीं, अगर मतलब उस दौरान मुझे समझ में आ गया था उस पीरियड में कि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, या जब तक आप किसी बड़े सिटी में नहीं रहते हो या किसी बड़े मतलब ऐसे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ छोटी मोटी कंपनी में जॉब करके फिर वो किक नहीं आ रहा था, वो मज़ा नहीं था। तो मैंने फिर उसको स्विच करने का सोचा। घर वालों से बोला कि मुझे अब ये कंटिन्यू नहीं करना है, और उसी दौरान ये वैकेंसी आई थी। उससे पहले मैंने बहुत कम ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, जैसे गेट के लिए प्रिपेयर किया था। ऐसे किसी मतलब जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब ऐसा जो जनरल कंपटीशन जिसको बोला जाता है, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ऐसे एग्जाम्स के लिए नॉन टेक्निकल के लिए प्रिपेयर नहीं किया था।
था तो ऐसे ये टेक्निकल एग्जाम भी था, बट वो मुझे इसलिए भी ऐसा लगा कि चलो टेक्निकल फील्ड है थोड़ा, क्योंकि मुझे इसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता नहीं था। तो मुझे लगा कि ये टेक्निकल पेपर है तो इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड भी है। तो वही 2018 में, जून 2018 में मैंने ये जॉब छोड़ा था, और जनवरी या फरवरी में ये नोटिफिकेशन आया था। तो उस समय मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ, या मेरे पास ये एक ऑप्शन है अभी जॉब स्किप करने के साथ साथ। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ करके फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन की। तो जैसा आपने बताया कि आपने 15 में अपना बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद आपने फैमिली की वजह से आपने जब प्लेसमेंट हुआ था काफ़ी घर से दूर था तो आप गए नहीं फिर, और फिर आपने एनटीपीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब भी की। लेकिन एक जो कंफर्ट जोन बन जाता है कि हम एक जगह नौकरी कर रहे हैं, घर के पास है, फैमिली है, तो उस कंफर्ट जोन से आपको कैसे आप बाहर निकले कि आप अब प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे और इतना कंपटीशन होता है, तो कंफर्ट जोन तोड़ना ये कितना मुश्किल था कि आपको एक घर में जॉब मिली हुई है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी, लेकिन अब एग्जाम की प्रिपरेशन करना और फिर एग्जाम क्रैक करना, तो ये सारी चीजें सोच के आपने क्या सोच के मतलब कि अब मैं जॉब छोड़ूंगा, इसकी तैयारी करूंगा, तो उसके बारे में बताइए कि कंफर्ट जोन को आपने कैसे छोड़ा? एक जॉब आप कर रहे थे। जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी उस दौरान। जैसे मैं एनटीपीसी में जॉब कर रहा था, तो मैं था तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन जो मैं जॉब कर रहा था वो मैं एनटीपीसी एम्प्लॉय के अंदर ही था। मतलब जब मैं जिनका सबऑर्डिनेट था, जो मेरे सर थे, वो सीनियर मैनेजर थे, तो सीनियर मैनेजर हैं, तो मैं उनके अंदर मैं उनका सबऑर्डिनेट था। उनका नाम मिस्टर अशोक कुमार हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आप अच्छे, मतलब वो मेरा काम देखते थे कि मैं बहुत जल्दी कैच कर लेता हूँ किसी भी काम को। जैसे मैं जाते के साथ ही बहुत सारा काम सीख गया था उनका, तो उनको लगा कि नहीं इसका कैचिंग पावर सही है। फिर वो मुझसे कुछ पूछते थे, टेक्निकल नॉलेज में ही, वो टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वो पूछते रहते थे कि बताओ ये क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तुमने पढ़ा है इसको, इसके बारे में बताओ। तो देखते थे कि इसके पास है वैसा नॉलेज, ये मतलब चीज़ों को याद करके रखे हुए अभी तक। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम्हारे लिए जॉब नहीं है, तुम इसको छोड़ो, तुम इससे आगे बढ़ो। लेकिन फिर ये भी था कि उस समय मेरी एज क्या 23-24 हो रही थी, तो उस समय उतना वास्ट थिंकिंग नॉलेज भी नहीं था मेरा कि हाँ मैं इतना सोच सकूँ मेरे क्या सही है क्या गलत है। तो मेरी उस समय सैलरी ऑन पेपर 24,500 थी, बट कट फट के मुझे 21,000 ही मिलता था। तो मतलब कुछ लोग जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है तो कुछ वो बीच का जो मेडिएटर होते हैं वो अब खा लेते हैं, वो नहीं देते हैं, या फिर झूठ मूठ का कुछ ऐसा डिडक्शन कर देते हैं जिसका कोई ऐसा ऑन पेपर था भी नहीं। तो था, लेकिन फिर भी मेरे इन हैंड मेरा 21,000 आ जाता था। तो मेरे लिए घर पर रह करके मतलब कोई वैसा एक्सपेंस था नहीं मेरा, ना खाने का खर्च था, ना वैसा कोई रेंट लगना था, सारा एक्सपेंस मेरा सेव होता था। लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कंफर्ट जोन था। वो मैंने इस चीज़ को डिसाइड करने में 6 से 8 महीने निकाल दिए कि मैं इस जॉब में कंटिन्यू करूँ या इसको स्विच करूँ या इसको छोड़ दूँ। वो मुझे बहुत टाइम लगा उसको सोचने में, लेकिन यहाँ पर मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट था, मेरे सर का पूरा सपोर्ट था। मेरे सर का इतना सपोर्ट था कि इवन मतलब वर्किंग टाइम जो था हमारे ऑफिस का, उस वर्किंग टाइम को वो नेग्लेक्ट करके वो मुझे कहते थे कि तुम स्टडी करने के लिए जाओ। जैसे हमारा ऑफिस का वर्किंग टाइम था आफ्टरनून 3 to 6, उससे पहले लंच से पहले होता था, 1 से 3 का लंच था, लंच पीरियड, उसके बाद 3 to 6 वो कंटिन्यू होता था। तो मेरे सर मुझे 5 o'clock को ही बोलते थे कि तुम चले जाओ, तुम मुझे पता है तुम यहाँ से सीधे डायरेक्ट जाते हो वहाँ कोचिंग या फिर अपने ग्रुप स्टडी के लिए जाते हो, तो अभी तुम फिर अभी 1 घंटे बीच में गैप ले लोगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा, तुम अच्छे से पढ़ सकोगे। अभी तुम इधर से डायरेक्ट अगर जाओगे तो वो ग्रुप स्टडी में उतना फोकस नहीं कर पाओगे। तो वो 1 घंटे का जो वो मेरे लिए समय था वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। वो ऐसे कहने का तो 1 घंटा था, लेकिन उस 1 घंटे में मैं पूरा रिफ्रेश होता था। मैं घर आता था, सारा अपना सारा बैग वैग रख करके अपना फ्रेश होकर के फिर से मैं अपने ग्रुप स्टडी के लिए जाता था। फिर आते टाइम भी सर आधे घंटे का रिलीव देते थे कि ऑफिस टाइम अगर 9 o'clock से स्टार्ट है, सुबह के 9 बजे से स्टार्ट है, तो मैं 9:30 पौने 10 तक जाता था। सर कुछ भी नहीं बोलते थे कि तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो। तो वहाँ से एक मिला। फिर घर वालों को जब बोला कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो घर वालों ने भी एक बार नहीं बोला कि तुम क्यों छोड़ना चाह रहे हो, अच्छी जॉब है। वो बस उन्होंने पूछा तुम क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि अभी मेरे पास एज भी है, मेरे पास अभी आप लोगों का सपोर्ट है, सर का सपोर्ट है, तो मैं इसको छोड़ करके मैं आगे मतलब दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। फिर उसी टाइम वो मेरा लक था या मेरा कुछ फॉर्चुनेट था ऐसा कि मैं उस समय ALP की वैकेंसी आ गई और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया।
तो जैसा कि आपने बताया कि आपके ऑफिस में जो आपके सीनियर थे, जो आपके सर थे, उनका आपको पूरा सपोर्ट मिला। जब तक आप ऑफिस में तब तक भी आपको पूरा जी। सपोर्ट रहा। फैमिली वालों का भी कोई प्रेशर नहीं था कि जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी है, तो वहाँ पर भी पूरा सपोर्ट था। ये जो सपोर्ट होता है, जी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब ये कितना जरूरी होता है, चाहे आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम की कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये जो मोटिवेशन है, ये कितना अहम रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में, आपको मोटिवेट रखने में? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है ये। मुझे जहाँ तक ऐसा फ़ील होता है, क्योंकि क्या होता है, हमारे आसपास पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी, पॉजिटिविटी भी, नेगेटिविटी में हमारे खुद के अंदर पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम कर ही लेंगे, हम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन कभी-कभी फिर ऐसा कुछ होता है कि या किसी के कुछ बोल देने से या कुछ ऐसा देख लेने से या खुद के अंदर से ही कभी ऐसी आवाज़ आती है, नेगेटिविटी खुद पर हावी हो जाता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं या हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, हम लोगों ने कुछ गलत चूज़ कर लिया, ऐसा। तो उस समय क्या है, हमारे आस-पास के जो लोग हैं, वो हमें, अगर वो अच्छे हैं, अगर वो सपोर्टिव हैं, तो वो हमें उस समय हमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम करोगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान हर समय पॉजिटिव नहीं हो सकता। जैसा मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं। जैसा मुझे लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी ऐसा आता था टाइम जब मुझे लगता था कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स थे, मैं अपने पेरेंट्स के बहुत करीब हूँ, मतलब सबके होते हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे एक दो फ्रेंड हैं, जैसे जो अभी एक तो गुड्स कार्ड में, एनटीपीसी में, तो वो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, उन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिला है मुझे। मैं ऐसे बताता नहीं था कि हाँ, मैं उनसे कुछ पूछता भी नहीं था, लेकिन हाँ, मतलब ऐसे बात-बात में मैं ऐसा कुछ उनसे लेने की कोशिश करता था कि हाँ, उसने अगर ये ऐसा किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, या उसने ये इस तरीके से किया है तो मैं भी इस तरीके से करूँगा तो ऐसा हो सकता है। तो वो बात-बात में, जैसे फ्रेंड्स, अब अगर कोई हमसे बड़े हैं या कोई जानकार हैं तो उनसे बातें ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड है तो बात-बात में ऐसा कुछ सिखा जाता है या ऐसा कुछ बताया जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है, हम पॉसिबल है। तो वो सपोर्ट होना, वो आस-पास के लोगों का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी हर समय पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो ये बहुत मायने रखता है मेरे अकॉर्डिंग। जी, तो आपने बताया कि सपोर्ट जो सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं, जैसे हम 10th से जब 11th में जाते हैं, हमें स्ट्रीम चुनना होता है, तो अपने इंटरेस्ट के साथ चुनते हैं। अगर हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हम साइंस लेते हैं, अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है तो हम आर्ट्स साइड लेते हैं। तो इस तरह आपको असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब है, उसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा? आप और भी जॉब चूज़ कर सकते थे, आप बैंक में जा सकते थे, ऑफिस वर्क है। तो इस जॉब में आपको क्या एक अलग चीज़ लगी, अलग खासियत लगी जो आपने इसको ही चुना? सबके लिए सारा ऑप्शन खुला है, बैंक में भी जा सकता था, लेकिन मुझे कहीं न कहीं पर ये लगता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि जब मैं जॉब स्किप कर रहा था, जब मैं जॉब छोड़ रहा था, तो उसी समय एएलपी वैकेंसी आई थी और मुझे ये लगा था कि ये टेक्निकल फील्ड है, ये मेरे लिए ज़्यादा सही, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है। तो इसी वजह से, जैसे 10th के बाद मैंने 11th में साइंस स्ट्रीम चूज़ किया, तो उसमें मेरा फिजिक्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ अच्छा लगता है, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो ये एक है। तो इसी समय जैसे एएलपी की वैकेंसी आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि ये आईआईटी लेवल का है, मतलब इसमें क्वेश्चन जो है टेक्निकल के आईआईटी लेवल के आते हैं या डिप्लोमा लेवल के आते हैं। तो मुझे लगा कि टेक्निकल फील्ड है, मेरा बैकग्राउंड भी टेक्निकल है, तो मैं इसमें कर सकता हूँ अच्छा। फिर एक ये था कि मतलब इतना बड़ा अगर कोई लोको है, तो इस लोको के अंदर क्या-क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, ये पूरी इतनी बड़ी सिस्टम, इतने बड़ा रेलवे कैसे वर्क करता है, तो वो एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो इस क्यूरियोसिटी के अराउंड में गया। फिर मुझे ये भी पता था कि ये थोड़ा एडवेंचरस जॉब है, जैसे बैंक में है या एसएससी का कोई ऑफिसर है, तो ऑफिस लेवल का जॉब है, तो वो एक ऑफिस में आपको पता है कि हमारा रोज का रूटीन क्या है, हमें ये जाना है, ये काम करना है, इस सर के पास बैठना, ये मीटिंग करना है, हमें ये पता होता है। लेकिन क्लर्क का जॉब है तो हमें पता होता है कि हमें आज ये कैश काउंटर ये करना है, या लोन काउंटर पे हमें आज वर्क करना है। तो वो एक परफेक्ट हमें पता होता है कि हमारा क्या है। लेकिन ये एक जॉब था जिसमें कुछ एडवेंचर था, मतलब हाँ, आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा था। मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी थी, मुझे ये लगी थी कि ये इतना बड़ा लोगो ये वर्क कैसे करता है। वो क्यूरियोसिटी होती जानने की कि कैसे, मतलब क्या है ये जो अभी तक बचपन से देखते आए हैं। तो वो एक था कि हाँ, टेक्निकल फील्ड भी है,
इसके बाद इससे प्रमोशन भी इसमें थे बहुत सारे, जैसे LI होता है, लोको इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर भी सीनियर AD ऐसे होते हैं। तो वो था कि हाँ, इससे मैं बहुत ऊपर तक भी जा सकता हूँ, ग्रुप B के वैकेंसी तक मैं पहुँच सकता हूँ। तो प्रमोशन मुझे अच्छा दिखा था इसमें। फिर तीसरी बात, इसमें सैलरी अच्छी थी, लोग बोलते थे इसमें सैलरी बहुत अच्छी बनती है। जिस लेवल का ये जो एग्ज़ाम होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी अच्छी बनती है। तो ये भी एक था, सब कोई पैसे कमाने के लिए ही चल रहे हैं। तो उसमें इंटरेस्ट के साथ अगर आपको, आपके पैशन के साथ अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, हैंडसम सैलरी मिल रही है, तो फिर क्या दिक्कत है। ये आपने काफी अच्छी बात बताई कि एक तो हम जिस भी चीज को डिसाइड कर रहे हैं, वो किसी भी जॉब को डिसाइड कर रहे हैं, तो उसकी हमें जॉब प्रोफाइल पता होना बहुत जरूरी है और हमारे मन में कहीं ना कहीं उत्सुकता होनी चाहिए। जो चीज हम चूज कर रहे हैं वो आखिर में है क्या, उसके बारे में पता करने की ललक होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको डिसाइड करने में मुश्किल आती है कौन से फील्ड चूज करें, कौन सा एग्जाम दें, कौन सा नहीं। तो आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आपको उत्सुकता रहती थी कि लोको वर्क कैसे करता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, एडवेंचर है। तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लोको पायलट बनना है, आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की, आपके सोर्सेस क्या थे प्रिपरेशन के? जी, मैंने कोई वैसा पेड कोर्स या ऑनलाइन पेड कोर्स हो गया या ऑनलाइन कोर्सेस हो गए, या फिर ऐसे कोचिंग में जा कर के, जैसे बहुत सारे कोचिंग चलते हैं कि टेक्निकल के हैं या नॉन टेक के हैं या साइंस रीजनिंग के हैं, तो मैंने वैसा कुछ नहीं पढ़ा। मैंने आपको पहले से बताया कि मुझे साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, फिजिक्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छे से फिजिक्स मैंने बचपन से पढ़ा है। बायोलॉजी, चूँकि 12th स्ट्रीम में बायोलॉजी होता नहीं है साइंस के, मतलब ये मैथ्स स्ट्रीम पे, तो बायोलॉजी में मुझे उतनी इंटरेस्ट नहीं थी, मुझे है भी नहीं, और मतलब वो मेरा बिग सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। ऑर्गेनिक थोड़ा मुझे पसंद नहीं है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल मुझे बहुत पसंद है, तो इन सब में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। बायोलॉजी में मुझे थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा, उसमें मुझे रट्टे मारने पड़े। बाकी साइंस का तो मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा साइंस का। साइंस की मैंने एक बुक फॉलो की थी, लूसेंट की आती है जनरल साइंस करके, मैंने वो बुक ट्रॉली पढ़ी थी, मतलब पूरा उसको पढ़ा था। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने एहसान के बुक लिए थे, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं 10th लेवल के या 9th लेवल के, जो लाइट्स के आते हैं, साउंड के आते हैं, या आपके वेलोसिटी, मतलब ये स्पीड वेलोसिटी, ये सब आते हैं, उसके लिए मैंने एहसान का वो बुक फॉलो किया था। मैथ्स मुझे बचपन से पसंद है, मतलब मैथ सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता है। एप्टीट्यूड मैंने कॉलेज के टाइम से ही सॉल्व किया था, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग वहाँ पर देना ही होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। तो एप्टीट्यूड उधर से मेरा पहले से कुछ थोड़ा बहुत कंप्लीट था। बीच में वो, जब मैं जॉब कर रहा था तो बीच में वो छूट गया था 2 साल, बट आफ्टर देन मैंने जब स्टार्ट किया तो ये बहुत आसानी से हो गया मेरे लिए। मैंने जुलाई में जॉब छोड़ी थी और जून से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। जून में मैंने जॉब छोड़ी थी, मई जून से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अगस्त में प्री का पेपर था, ALP प्री का पेपर मेरा 14 अगस्त को था। उस दिन मेरी मतलब ऐसा हुआ था कि मैंने रात भर, क्योंकि पहला पेपर था मेरा, मैंने वैसा पहला पेपर जिसके लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो मतलब टेंशन में बोल लिए आप, फिर ऐसा एंग्जाइटी थी कि मुझे नींद नहीं आई थी अच्छे से। और सुबह मेरा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, तो मेरा प्री थोड़ा सा अच्छा मतलब पेपर तो सही गया था। वैसा मैंने कुछ वैसा मिस्टेक किया था कि मैंने क्वेश्चंस मार्क किए थे कि मैं इसको बाद में ये करूँगा, सी करूँगा, लेकिन उसके आंसर देने के बाद भी मैंने उसको सेव नहीं किया। मुझे लगा था कि आंसर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, वैसा कुछ ऐसा इशू हुआ था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो उसमें मेरे 8-9 क्वेश्चन वो मतलब आंसर करने के बाद भी वो सेव नहीं हुए थे, जिस वजह से मेरा वो 8-9 क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद भी वो सेव नहीं हुआ, तो मेरा मार्क्स थोड़ा कम आया था। लेकिन फिर भी मेरे 45 मार्क्स आए थे उसमें प्री में। तो प्री का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था नहीं, मुझे मेंस का प्रॉब्लम था, क्योंकि मेंस में क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अच्छे हो जाते हैं। मैंने इससे पहले कभी प्रिपेयर किया नहीं था, और उसमें फिर टेक्निकल भी जुड़ने वाला था। फिर मुझे जब पता चला कि टेक्निकल जो जुड़ेगा वो थोड़ा बेसिक लेवल का होगा, मतलब ITI लेवल का होने वाला है, तो फिर मैंने ITI का वो सिलेबस उठाया। फिर उसमें से बहुत सारे ये ट्रेड्स आ गए कि आपको कौन से ट्रेड से करना है, कौन से ट्रेड से पेपर देना है। तो उसमें मैंने हीट इंजन सेलेक्ट किया था। मुझे ये लगा था कि हीट इंजन मतलब मेरा वैसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने पढ़ा है इंजीनियरिंग में। अब वो जैसे फीटर था, उसमें सारा कुछ बेसिक था कि कौन सा टूल्स होता है, इससे चीज़ल होता है या पंचिंग टूल होता है, तो ये सब बहुत बेसिक था, इसका मैंने कभी पढ़ा नहीं था।
तो मुझे लगा कि हीट इंजन मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो मैंने हीट इंजन चूज किया था। फिर जब मैंने उसका सिलेबस पढ़ा, उसका सिलेबस भी बाकी सबके सिलेबस के आने के 15 या 20 दिन बाद ही आया था, तो मुझे ये भी पता नहीं था कि हीट इंजन में पूछेंगे क्या। वो मैं अपने हिसाब से बस ऐसा ही पढ़ते जा रहा था जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा है। फिर जब उसका सिलेबस आया 15-20 दिनों के बाद, तो मैंने देखा, फिर मैंने उसमें देखा कि ये उसमें भी IIT का ही मतलब लेवल है, वो वैसा ही सब कुछ पूछ रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ से बुक परचेज किया अपने होम टाउन से कि क्या पढ़ना है इसमें। फिर मैंने उस बुक से टेक्निकल मैंने उस बुक से ही पढ़ा है। और एक बुक इलाहाबाद पब्लिकेशन का एक बुक आता है यूथ पब्लिकेशन का, मैंने उससे पढ़ा है। मैंने ऑनलाइन वैसा कोई पेड कोर्स किया नहीं था, जो भी मैंने किया खुद से रिसोर्स कंप्लीट किए हैं। ये जितने भी मार्केट से बुक लेना या फिर ऑनलाइन पढ़ना। हाँ, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज के लिए टेक्स्ट बुक का लिया था। टेक्स्ट बुक का मैंने ईयरली प्लान परचेज किया था। मैं प्री में भी मैंने उससे किया, मेंस में भी मैंने उससे प्रिपेयर किया। जितने सीरीज होते थे, जितने भी टेस्ट होते थे, मैं उससे मॉक टेस्ट करता था। सारे मॉक टेस्ट मैंने उससे ही लगाया है और बहुत अच्छे से मेरा हुआ। मैंने एक चीज़ ये देखा था प्री में कि जितने मेरे मार्क्स आते थे मॉक में टेक्स्ट बुक के थ्रू, एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स मेरे मतलब मेन एग्जाम में आए। मेंस में मैंने यही देखा कि जितने मॉक्स में मेरे एवरेज मार्क्स आते थे 78-79, एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स से 2 नंबर ज़्यादा मेरे मेंस पेपर में आए। तो मैंने ये एक चीज़ देखा है कि टेक्स्ट बुक ने जो लेवल सेट किया अपने क्वेश्चंस का, या फिर उन्होंने जो ये एक ऐसा पैटर्न सेलेक्ट किया है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सिलेबस तो सबको पता है, बट उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाना, वैसा मैचिंग क्वेश्चन पूछना, ये टेक्स्ट बुक में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था टेक्स्ट बुक से ही, टेस्ट सीरीज से, उसके टेस्ट सीरीज से। पेड कोर्स तो मैंने कोई नहीं लिया था। मैं ऐसा करता था कि जैसे अगर मैं कोई टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, जैसे अगर कोई टेस्ट सीरीज 17 है मान के चलो, तो मैं 17 लगा रहा हूँ ELP मेंस का, तो उसको लगाने के बाद मैं ये देखता था। सबसे अच्छी बात टेक्स्ट बुक में यह है कि वो हर एक क्वेश्चन का इतना ब्रीफ एनालिसिस देते हैं कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है, कितने टाइम में किया है, आपका एवरेज टाइम क्या है, आपने कितने टाइम में किया, इस क्वेश्चन का एवरेज टाइम क्या है, आपने कितने टाइम में किया है, कितने लोगों ने सही बताया, इसे सही बनाया है, कितने लोगों ने उसको स्किप कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो स्टैट्स देता है टेक्स्ट बुक हर एक क्वेश्चन का, वो बहुत ही बेनिफिशियल है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, कि उससे पता चलता है कि हाँ मतलब ओवरऑल कंपटीशन जो है, क्योंकि टेक्स्ट बुक 1-2 लड़के यूज नहीं करते या किसी एक प्रॉपर रीजन के लड़के यूज नहीं करते, वो ऑल ओवर इंडिया के लड़के यूज करते हैं। तो उससे एक पता चलता है कि हाँ मतलब ये कंपटीशन होने वाला है एग्जाम में। वो एक जो ब्रीफ एनालिसिस देता है टेक्स्ट बुक, ये उसके लिए टेक्स्ट बुक को हैट्स ऑफ है, क्योंकि मुझे बहुत बेनिफिट मिला है इससे, इसीलिए। तो जैसा आपने बताया कि आपने खुद ऑनलाइन प्रिपरेशन में हेल्प लिया, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लिया, सीरीज लगाई, ईयरली टेक्स्ट बुक पास लिया। तो जैसे कि अभी मार्च से जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे देश में क्या, कोविड की वजह से पहले लॉकडाउन रहा और अब भी उतनी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। तो जो कैंडिडेट्स अपने घर वापस चले गए थे, तो छोटे छोटे शहरों में कोचिंग सेंटर होते नहीं हैं। तो इस समय देखिए रिक्रूटमेंट आना शुरू हो गए हैं, अगस्त सितंबर से रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, रेलवे के एग्जाम भी हैं। तो इस समय में अगर आप देखें, अगर ये जो सिचुएशन है, इसको अगर हम देखें कि ये सिचुएशन जो है, इसको अगर हम भविष्य की नज़र से देखें, तो आप फ्यूचर में जो ऑनलाइन स्टडी है, जो ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर फ्यूचर के हम नजरिए से देखें, भविष्य में ये कैसा रहने वाला है? आपने इसको कोविड से जोड़ा है। मुझे लगता है कि कोविड आता या ना आता, प्री कोविड या पोस्ट कोविड, अभी जो एक प्लेटफॉर्म मिला है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, वो बहुत बहुत अच्छा है। मतलब क्या मैं बताऊं, इतना हेल्पफुल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आप मान के चलो, आप जैसे मेरा होम टाउन पटना है, तो पटना से कुछ दूर है, तो पटना है, पटना में इतने लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी आप पटना जाओगे तो मतलब इतना रस है कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी आने के लिए, इतना पॉल्यूशन है, इतना रस है। आपकी कोचिंग मान के चलो, आपका जो क्लास है वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने वाला, आपको उसके लिए सुबह 9 बजे से, अगर आपका 10 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाला है, पटना में इतना रस है, आपको सुबह 9 बजे निकलना होगा घर से। उसके बाद कहीं बीच रास्ते में अटक गए, कहीं पर ट्रैफिक जाम है, कहीं पर कुछ है, तो वो 1 घंटे जो बर्बाद हो रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट अगर घर पर रह करके आराम से अगर घर पर पढ़े,
तो बहुत बेनिफिशियल है उसके लिए। अभी आप क्लास जा रहे हो, वहाँ नोट्स बना रहे हो, उसके बाद उस नोट्स को लेकर के आ रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर कहीं पर कैरी करना है उस नोट्स को। अगर मान के चलो आप किसी छुट्टी में फिर अपने घर जा रहे हो, फिर आप घर जा रहे हो तो या तो आप अपने नोट्स लेकर के जाओगे या छोड़ के जाओगे। अगर छोड़ के जाते हो तो फिर आपका वो जो गैप है 5 दिन का 10 दिन का जो छुट्टी का गैप है, वो उस गैप में आप वो पढ़ नहीं पाओगे। फिर अगर आप लेकर के जाते हो तो फिर उतना सामान उठा करके लेकर के जाओ, मतलब वो बहुत हैंडी है। मेरा कहना ये है कि अब जो टाइम है, अब जो इरा है, वो हार्ड वर्क तो है ही, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आपको अगर आपको अचीव करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। कुछ भी आपको अचीव करना है तो स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उसी चीज़ को, वो मटेरियल को मैं अगर अपने मोबाइल में रख सकूं या मोबाइल से मैं पढ़ सकूं, तो फिर क्या मतलब है कि मैं कहीं पर चल के जाऊं, कहीं से चल के आऊं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई राजस्थान का कोई टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो आपको राजस्थान जाना पड़े। आप आराम से यहाँ पर से भी बैठ करके उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि आप दिल्ली जा करके ही उस किसी मैडम से इंग्लिश पढ़ो या ऐसा करो, आप यहाँ से भी सब कुछ कर सकते हो। तो ये जो ऑनलाइन सेट हुआ है हम लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। बस आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकें, आप उसको डिस्ट्रक्टिव वे में न ले जाएं, ये एक बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैं टेक्स्ट बुक के मैं सेट्स लगाता था, ऑनलाइन प्रैक्टिस करता था, जो टेस्ट सीट लगाता था, तो उसमें क्वेश्चंस थे जो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, उनको मैं सेव कर लेता था बाद के लिए। फिर जब भी कभी मैं ऐसे बैठा रहता था या मैं कहीं ट्रैवल करता था या मैं किसी शॉप पे गया हूँ कुछ सामान लेने के लिए, मुझे पता है वहाँ पर आधे घंटे 15-20 मिनट टाइम लगेगा कि वहाँ पर क्यों है, तो मैं वो आधे घंटे 20 मिनट भी मैं उसको कभी कभी ऐसा देख लेता था। वो मैं करता था, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। अभी भी मेरे मोबाइल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं जिसको कि मैंने सेव करके रखा, वो अभी तक मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि मैंने सेल फोन चेंज किया, तो अभी पुराने वाले सेल में रखा है, वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो मैं उसको वैसे ही यूज करता था, वो टाइम निकाल करके मैं देख लेता था कि अच्छा हाँ ये ऐसा, वो रिमाइंड भी हो जाता था। तो रिविजन की जरूरत दोबारा कभी स्पेशली उसको बैठ करके रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं उसको चलते फिरते कर लेता था कहीं ट्रैवल करते। तो वो एक बहुत बेनिफिशियल है किसी स्टूडेंट के लिए, ये जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल जनरेट हुआ है एजुकेशन के लिए। अच्छा, ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कभी ना कभी थोड़े टाइम के लिए एक वो वक्त जरूर आता है जब हमें लगता है बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगी, नेगेटिविटी आ जाती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये जो इस तरह की नेगेटिविटी होती है कि नहीं होगा, कैसे होगा, इतना कंपटीशन है, इससे कैसे आप ओवरकम करते थे, इससे कैसे बाहर निकलते थे इस नेगेटिविटी से कि नहीं हो पाएगा? जी, मैं सच बताऊं तो वैसा कोई भी बंदा, वैसा कोई भी एस्पिरेंट जो मतलब बस प्रिपेयर कर रहा है, जिसको मतलब ये नहीं है कि कितने लोग बैठे हैं, मतलब कितने लोग हैं, वो बस प्रिपेयर कर रहा है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा, उसके माइंड में कभी भी ये नहीं आएगा कि इतने लोग हैं। जैसे मैं ग्रुप डिस्कशन करता था, मेरे और भी फ्रेंड्स ने ALP का फॉर्म डाला था, फॉर्म फिल किया था, उनमें से 1-2 का सिलेक्शन हुआ, फिर 1-2 का कुछ नंबर चला गया। तो मैं अक्सर देखता था उन लोगों को कि वो लोग परेशान होते थे, वो अक्सर ऑनलाइन निकाल करके पिछले प्रीवियस जब इसका पेपर हुआ था ALP का, तो किस रीजन में क्या कट ऑफ गया था, कौन से कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया था, वो पूरा एनालिसिस करते रहते थे कि देखो पिछले बार यहाँ पर ये कट ऑफ गया था, यहाँ पर ये ज़्यादा जाने वाला, ये ज़्यादा जाने वाला। मैंने कभी भी प्रीवियस ईयर का वैसा कुछ निकाल के नहीं देखा कि यहाँ पर कहाँ पर क्या कट ऑफ गया था, किस रीजन में क्या कट ऑफ गया था, मैंने कभी नहीं देखा। मैं बस प्रिपेयर कर रहा था। वैसे ही कहीं किसी ने, मतलब मेरे फ्रेंड ने ही चलते ऐसे बोल दिया था, क्योंकि मैंने जब बताया, मैं जब पहली बार ALP में आया था तो करीब 48 और 49 लाख वैकेंसी आई, मतलब वो फॉर्म्स फिल हुए थे। तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला था कि यार इतनी वैकेंसी कैसे होगा, तो उसने बोला था कि भाई तुझे बस एक ही सीट चाहिए, और 28,000 वैकेंसी पहली बार में आई थी। तो उसने बोला था कि तुझे बस एक सीट चाहिए 28,000 में से, तो क्यों 48 को देख रहा है, 49 लाख और 48 लाख को देख रहा, तो बस वो एक सीट देखना, तुझे 28,000 वैकेंसी, उसमें से तुझे एक वैकेंसी दे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात लग गई थी कि हाँ वो बात तो सही बोल रहा है यार, मुझे तो एक ही चाहिए, बाकी कौन लोग क्या फाइट कर रहे हैं मुझे क्या मतलब। तो मैंने उस चीज़ को माइंड में मेरे वो सीट बैठ गई थी कि हाँ वो उसकी बात सही बोली कि मुझे एक वैकेंसी चाहिए। तो मैंने फिर ऐसा नहीं देखा कि वो क्या पढ़ रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बस मैंने अपना वो जो मेंटेन किया कि हाँ मुझे बस प्रिपेयर करना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि, और मैं ये भी कभी नहीं देखता था कि क्या कट ऑफ गया है, मुझे क्या कट ऑफ लाना है। मैं बस ये था कि मुझसे जितना बेस्ट हो सकता है मैं दूंगा। अब वो मेरे लिए वो
हो पाएगा उतने में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो बेस्ट है वो मैं दूंगा। मुझे याद है जब मैं मेंस का पेपर दे करके निकला था, मैं जाते टाइम भी माँ को बोला था कि माँ बोल रही थी कि तुम एक बुक लेके जा रहे हो और बुक्स ले लो। मैंने माँ को बोला था कि मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा, मुझे जितना करना था मैंने इन दिनों में कर दिया, ये 2 दिन बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पाएगा मेरे लाइफ में। हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं रास्ते में जाते टाइम भी ट्रेन में थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूँगा, मैं वहाँ होटल में बैठ करके भी रिवाइज करूँगा, बट मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। मेरा पेपर अच्छा जाए या क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मेरा प्री का पेपर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले लिया था, मैंने बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर में आ गया था, तो मेरा प्री का पेपर थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो मैंने माँ को बोला था कि इस बार मैं फ्री माइंड होकर जाऊँगा, मैं पेपर दूंगा, पेपर अच्छा जाए या बुरा जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं परेशान होकर के या टेंशन लेकर के कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने माँ को ये बात बोली थी कि कुछ भी हो जाए मैं टेंशन नहीं लूँगा, पेपर अच्छा जाए बुरा जाए गंदा चला जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं जब पेपर दे के निकला था तो मेरा थर्ड शिफ्ट मतलब मेरा थर्ड लास्ट डे में सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वो टफेस्ट ये था शिफ्ट था मेरे एग्जाम का। तो मेरे फ्रेंड जो पहला दिन का मतलब 21 जनवरी को फर्स्ट दिन था ALP का मेंस का, तो उसमें मेरे फ्रेंड्स लोग जो मैंने बताया 4-5 लोग हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें मेरे 2 फ्रेंड्स का ये हुआ था, पेपर हुआ था फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में। तो उन लोगों ने 96-97 अटेम्प्ट करके आए थे। तो मुझे लगा था कि चलो क्वेश्चंस ठीक आ रहे हैं हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का लेवल हम लोग एक दूसरे दोस्त को पता था कि हाँ सब एक लेवल के हैं, सब अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे पता था कि चलो इतना अगर उसने इतना अटेम्प्ट करके आया तो मैं भी कर लूँगा। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि अच्छा शिफ्ट वाइज वो लेवल भी वेरी कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट बहुत टफ था, उसमें मेरे एक फ्रेंड का पड़ा था, तो उसने मुझे बताया कि नहीं थोड़ा लेवल बहुत ज़्यादा था क्वेश्चंस का। तो मुझे पता था कि शायद मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, इजी शिफ्ट आया या टफ शिफ्ट आया, लेकिन मेरा वाला शिफ्ट टफ था। मैंने कितने 82 और 83 अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे पता था कि मैं उससे कम अटेम्प्ट किया, लेकिन मैं फिर भी खुश था। मैंने माँ को बाहर निकल के बोला एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए, बाकी लोगों से कम है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि मेरा मुझे जैसा लगता है कि मेरा वो शिफ्ट टफ है, तो बाकी मैं इस तरह कुछ नहीं कर सकता। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं एंजॉय करते हुए आऊँगा, अब मुझे टेंशन नहीं लेना है। तो वही बता रहा हूँ कि किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझसे नहीं होगा, आप बस अपना बेस्ट दो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने क्या प्रिपेयर किया, मैंने अगर सही मायने में देखा जाए तो मैंने जून 2018 से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, और जनवरी 2019 में मेरा मेंस का पेपर है। मैंने 7 या 8 महीने ढंग से पढ़े हैं। उसमें भी अगर मान के चलो कि मतलब अगर आपका प्री का पेपर हो गया तो फिर 1 महीने वो इंथुजियाज्म के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता है आपका प्री का पेपर हो गया है, मेंस में भी टाइम है, फिर बीच में इतने सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, दुर्गा पूजा है, दीपावली, हमारे यहाँ बिहार में छठ भी बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब होने के बाद भी मतलब वो बीच में गैप आया, तो कितना मैंने 5-6 महीने ढंग से पढ़े, तो वो है। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, निगेटिव लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव लोगों के पास आपको खुद चल के जाना होगा, निगेटिव लोग आपके पास खुद चल करके आएंगे। तो आप बस उसको दूर रखो कि हाँ आप सुनो और फिर उसको रहने दो कि नहीं वो बोल रहा है बोल लेने दे। आपको खुद में ये विल पावर रखना होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो वही बात थी, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं कि हाँ मुझे करना मैं करूँगा। वो ऐसा बहुत बड़ा पेपर नहीं है ये, UPSC मैंने क्वालिफाई नहीं किया, बट हाँ मैंने इस पेपर में जो सीखा है मैं वो आपको बता सकता हूँ कि मैंने हाँ ये ऐसे क्रैक किया 6 महीने में। तो वो बस आप किसी भी निगेटिव पर्सन से दूर रहो, उसकी बात मत सुनो, और अपना वो एक बना के चलो कि आप कभी भी कट ऑफ क्रॉस करने के लिए आप मत पढ़ो, या फिर ये मत देखो कि अगल बगल वाले लोग का क्या मतलब अगल बगल वाले लोग क्या पढ़ रहे हैं। आप बस अपना आपका जो फोकस आप जो अपना बना करके रखते हो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, उसको मेंटेन करके चलो। बाकी आपको कोई कुछ फिर वो ये नहीं है कि निगेटिविटी आएगी। और जब भी निगेटिविटी आए तो किसी 1-2 पर्सन को ऐसे जरूर सेलेक्ट करके रखो कि जिससे कि आपको बात करके अच्छा फील हो कि हाँ जो आप पॉजिटिविटी दे सके आपको, क्योंकि निगेटिविटी देने वाले बहुत लोग होते हैं। कुछ 1-2 लोग ऐसे हर के पास होते हैं जो आपको अच्छा पॉजिटिव फील कराते हैं। तो जब भी आपको निगेटिविटी फील हो आप उनके पास आधे घंटे 1 घंटे बैठ जाओ या उनसे बात कर लो, तो आपको पक्के से पॉजिटिविटी फील कराएंगे, फिर आपका वो विल पावर फिर से वो आपका रिसॉर्ट हो जाएगा। तो जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हुआ, जब आपको पता लगा कि आपका एग्जाम क्रैक हो गया, आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, उस समय आपका और आपके फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपने बताया कि आपने 18 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो इतने कम टाइम और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लिया आपने, तो रिएक्शन कैसा था?
नहीं, प्रिपरेशन तो मेरी मतलब 18 से पहले भी थी। अब वो वैसा ही था कि मैं जॉब से आता था, बस एक कहीं पर आधे घंटे बैठ गया, मतलब एक ऑफलाइन सेट बनाया और फिर उसको उसी तरह उसमें कौन से क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं, तो मैं उसको कुछ भी मतलब ऐसा था कि मतलब मुझे वो ऑफिस से आना है, फिर मुझे आधे 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ना है, फिर मुझे बस वैसे रखता ना, मतलब कोई शेड्यूल नहीं था, कोई एम नहीं था, कुछ नहीं था बस। और कोई सच बोलो तो ऐसा कोई वैकेंसी भी नहीं थी। एसएससी की वैकेंसी आती थी, मैंने एसएससी सीएचएसएल एक बार क्रैक किया है। एसएससी एमटीएस वैसे ही मैंने प्रिपेयर कर दी, मैंने फॉर्म फिल किया था, तो मेरा वो फाइनल तक गया था, बट 0.25 नंबर से मेरा वो रह गया था, गुजरात में मेरा सिलेक्शन होना था। तो वो मुझसे पहले भी मतलब वो एग्जाम तो मुझसे पहले भी निकल रहे थे। सीजीएल का मैंने एक बार प्री दिया है, एक बार प्री मुझसे हुआ था। सीएचएसएल का एक बार प्री हुआ, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव हुआ, फिर मुझे टाइपिंग नहीं आती थी, मैं पेपर ही देने नहीं गया था। एसएससी एमटीएस हुआ, फिर एक मतलब मैंने कभी भी वो, फिर एसएससी सीपीओ हुआ। सीपीओ का मैं वो देने नहीं गया, फिजिकल देने नहीं गया, क्योंकि मैं फिजिकली उतना फिट नहीं हूँ। तो एग्जाम छोटे मोटे मुझसे मतलब वो प्री लेवल के निकल रहे थे, मैं मेंस के लिए नहीं कर पाता था। तो ये था, घर वालों को लगता था कि हाँ कभी ना कभी कर लेगा अगर ढंग से पढ़ेगा। तो जब मेरा रिजल्ट मतलब जब मेरा पैनल बना था, तो उस समय मैं कोलकाता में था। मेरा सीबी जेई का, आरआरबी जेई का मेरा मेंस का पेपर था। आरआरबी प्री में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, मेरे 84 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो वो फिर मैं मेंस देने में कोलकाता गया था जिस दिन मेरा पैनल आया था, और मैं 10th पे बैठा था। अचानक से मैंने देखा कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आया है, तो मैंने खोला तो मैंने देखा कि पैनल आ गया, बट वो 10 या 12 MB का था। वो जो ये था डॉक्यूमेंट था, वो 10 से 12 MB का था। वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नेटवर्क फ्लक्चुएशन होते रहता है मोबाइल वो ट्रेन में, तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया जो कि उसी ये में था, पैनल में उसका भी नाम आना था। मैंने उसको कॉल किया, मैंने उससे पूछा कि क्या मेरा नाम आया है, तो उसने बोला हाँ आपका नाम आया है, और 127 कैंडिडेट्स का नाम आया, उसमें आपका भी नाम है। और तो उस समय मैं कोलकाता में था, तो मैंने किसी को कॉल नहीं किया। मैंने उसको ही बोला कि तुम अभी किसी को मत बताना, मैं घर जा करके पहले सबको बताऊंगा। फिर मैं रात में घर पहुंचा था, फिर मैं रास्ते से मिठाई लेकर के फिर मैं आया था। फिर मैंने घर वालों को बताया कि मेरा ये सिलेक्शन हो गया है। घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि अभी तक वो पहला ही था। इससे पहले कुछ थोड़े मार्क्स, जैसे मैं बताया कि सीएचएसएल में मुझे टाइपिंग आती थी, मैं नहीं गया। एमटीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने अचानक से अपना वो चेंज कर दिया था, सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज कर दिया था। तो पहले जो मार्क्स जुड़ने वाला था डिस्क्रिप्टिव का, वो नहीं जुड़ा, तो उस वजह से मेरा 0.25 नंबर से रह गया था। तो ये सब था। तो पहली बार था तो अच्छा ही, जाहिर सी बात है, मुझे भी खुशी थी, घर वालों को भी थी। और फिर बाद में मुझे पता चला कि जैसे मेरा अरबी सिकंदराबाद जो वो था बोर्ड था, तो सिकंदराबाद बोर्ड ने बाद में अपना वो पूरा एक वो अपना ये जारी किया था कि कितने सारे कैंडिडेट्स मेंस के लिए सिलेक्टेड हुए थे, प्री देने के बाद मेंस के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें 1,29,000 समथिंग स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे मेंस के लिए, और उसमें मेरा रैंक 923 था। तो मुझे और भी अच्छा लगा कि पापा को बताया कि मेरा रैंक 923 आउट ऑफ 1,29,000 एस्पिरेंट्स में। तो घर वालों को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ चलो। और मेरा फर्स्ट पैनल में नाम भी आ गया था। अभी कोविड को लेकर के फिर उसके बाद अब भी जा करके दूसरा पैनल उन्होंने बुलाया है। तो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और उन लोगों का भी ट्रेनिंग चल रहा है, तो ऐसा है, तो अच्छा ही लगा। तो अंशु जी, हम आपका आज का जो अपना पूरा सेशन है इंटरव्यू का, इसको खत्म करें उससे पहले कोई आप सक्सेस मंत्र जो कैंडिडेट्स को देना चाहें, जो आपकी सफलता का मंत्र हो, आपकी सफलता का राज हो, जो आप कैंडिडेट्स को बताना चाहें? देखिए, ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने किसी ने भी, अब यूपीएससी हो या फिर वो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, सब अपने लेवल से फाइट करते हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं। कोई अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो उसमें टॉप कर रहा है, तो वो उसने अपना बेस्ट दिया है, वो उसका लेवल है। अगर कोई ग्रुप डी का बंदा है जो ग्रुप डी सिलेक्ट कर रहा है, तो वो कोई भी जॉब छोटा नहीं होता, सब अपने लेवल से अपने हिसाब से फाइट करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, तभी वो वहाँ पहुँचते हैं। तो बस बात ये है कि कौन किस लेवल तक सोच पाता है। यूपीएससी बंदा है तो वो यूपीएससी लेवल तक सोचता है। अगर डी मतलब वैसा ग्रुप डी का कोई, अगर ये जो ग्रुप डी में सिलेक्टेड हुआ एस्पिरेंट, अगर अच्छा किया तो वो वहाँ पर अच्छा किया, इसलिए वो वहाँ पर बेस्ट है। तो कोई भी अपना बेस्ट देता है। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि
कोई भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आप क्या, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया तो आप ग्रुप डी में बेस्ट देंगे, फिर आपको पता है कि अच्छा मैंने ग्रुप डी क्रैक किया तो मैं ग्रुप सी में भी अच्छा कर सकता हूँ। फिर अगर आपका लेवल, अगर आपने वहाँ पर अपना बेस्ट दिया तो आप ग्रुप सी में अच्छा करेंगे, फिर ग्रुप बी में अच्छा करेंगे, आप यूपीएससी भी कर सकते हैं। अगर आपका तो वही है कि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट दें, बस, और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को इंस्पिरेशन लेकर के, या फिर किसी चीज़ को जोड़ करके कि हाँ मैं ये करके ये करूँगा, फिर मैं ये जॉब लेकर के मैं ये कर सकता हूँ। तो उस आप वैसा कोई इंस्पिरेशन चूज करें जो कि आपका मतलब ऐसा मतलब कुछ समय के लिए ना हो, मोमेंटरली ना हो, वो आपका लॉन्ग मतलब लॉन्ग ये होना चाहिए, लॉन्ग स्पैन का होना चाहिए कि हाँ ये जो मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये मेरा मुझे चाहिए, मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए। तो वो जो एक होता है, वो जो एक मोटो होता है, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म चाहिए। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जो मुझे लगती है कि अगर आदमी, कोई भी एस्पिरेंट है, वो अगर अपने माँ बाप से अगर किसी भी एम को कनेक्ट करे कि हाँ मतलब अगर मुझे ये जॉब मिलेगी तो मेरे माँ पापा कितने खुश होंगे, मेरे पेरेंट्स कितने खुश होंगे, मैं उनको कितनी खुशी दे पाऊंगा, मतलब वो तो फिर आपको वो चीज़ छूटेगा ही नहीं कि हाँ मतलब फिर आप वो चीज़ नहीं, अगर मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो फिर मेरे माँ पापा कितने उदास होंगे। तो अगर आप अपने माँ पापा से किसी को, क्योंकि कोई भी बंदा हो वो पढ़ा लिखा जो है वो अपने माँ पापा को ये नहीं कर सकता, उदास नहीं देख सकता या उनको परेशान नहीं देख सकता। तो मेरा जो होता है कि नहीं, अगर माँ पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो आई विल नॉट लेट हिम फील डाउन। मुझे तो उनको अच्छा फील कराना ही है, तो उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। फिर अब कुछ मेरा पर्सनल भी था जिससे मैंने उसको कनेक्ट करके चला था कि हाँ मतलब ये अगर मैं उसको अचीव करता हूँ तो मैं कहीं जाऊँगा, मैं किसी के पास जाऊँगा। तो फिर वो था कि आप किसी वैसा कोई चीज़ जिसको कि आप गिव अप नहीं कर सकते, जिस पर आप गिव अप नहीं कर सकते कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उससे उस एग्जाम को कनेक्ट करो कि अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ तो मैं मतलब वो चीज़ मुझे फिर वो मिलेगा, या फिर वो चीज़ मैं अचीव कर लूँगा। तो वो आपको कभी भी गिव अप नहीं करने देगा किसी भी एग्जाम के लिए। और दूसरी बात कि बस आप अपना बेस्ट दीजिए, कभी भी ये मत देखिए, कभी कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो कभी मत पढ़िए, क्योंकि आज का जो क्या कट थ्रोट कंपटीशन है, अभी गला काट प्रतियोगिता है, कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। आपको कुछ पता नहीं है कि पिछले साल की वैकेंसी अगर प्रीवियस वैकेंसी में अगर कट ऑफ कितना गया था तो इस वैकेंसी में 2 नंबर ज़्यादा जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। वो 10 भी जा सकता है, वो 20 भी जा सकता है, हो सके वो वैकेंसी ना आए। अब तो ये है कि वैकेंसी को डाउन किया जा रहा है। तो इसीलिए आपको जो है आप बस यही है, मैं तो जो सोच के चला था कि ये मेरी लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद मुझे कोई वैकेंसी फेस नहीं करना होगा, क्योंकि सारी वैकेंसी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, कोई वैकेंसी नहीं आ नहीं रही है। मेरा ये था कि अगर ये मेरी एएलपी की वैकेंसी छूटती है तो इसके बाद जो वैकेंसी आएगी, हो सके मैं तब तक पढ़ाई न करता रहूँगा, या मेरा एज निकल जाएगा, एज लिमिट भी होता है, हो सके मेरा एज अब 6 साल 7 साल बाद आएगी तो मेरी एज लिमिट चली जाएगी। तो वो हर किसी को ये सोच के चलना है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो इसमें ही करूँगा, नहीं तो फिर मुझे दूसरा कुछ चूज करना होगा। तो वो एक चीज़ सोच करके और अपना बेस्ट दीजिए, तो फिर कोई भी एग्जाम, मैंने बताया मैंने कभी भी ये खोल के नहीं देखा कि कितनी प्रीवियस ईयर की वैकेंसी गई है या उस बंदे का कितना बन रहा है, मेरा कितना बन रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। अगर मैं ये देखता तो जैसे मेरे फ्रेंड का फर्स्ट शिफ्ट का था, उसने 97 अटेम्प्ट करके आया था, अगर मैं ये देखता तो मैं ये फिर डर जाता कि उसने 97 अटेम्प्ट ही किए हैं, तो फिर मेरा तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। तो मैं ऐसे ही कुछ 1-2 रैंडम में से कुछ आंसर लगा देता 10-5, तो फिर मेरा नेगेटिव में चला जाता मार्क्स। तो ये चीज़ कभी भी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, आप बस अपना बेस्ट दीजिए, और अगर होना है तो होगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपने मेहनत की है, नेवर गोज इन वेन, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको घूम करके मिलेगी। तो बस अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैंने इतना पढ़ा था, मैंने इतना फिजिक्स पढ़ाया, मैंने इतना रीजनिंग पढ़ाया, मैंने इतना डीप एनालिसिस किया था। जैसे रीजनिंग में मेरे फ्रेंड लोग थे, वो बोल रहे थे कि ये जैसे एक रेलवे का मैंने बताया कि रेलवे कुछ नया, जैसे कैलेंडर का वो लेकर के आए क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन नया था, एसएससी ने कभी नहीं पूछा, बैंक ने कभी नहीं पूछा, रेलवे लेकर के आया कि मैं कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फिर वो कंक्लूजन और स्टेटमेंट कंक्लूजन, वो रेलवे के लिए नया था, वो उस रेलवे उसको लेकर के आए। तो वो ये सारी चीज़ जो है आप ऑनलाइन आपको मिल सकती है, जो वैसा कुछ नया इंट्रोड्यूस होने वाला है
वो ऑनलाइन चीज प्रोवाइड कराती है। ऑफलाइन क्या है, वो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और वो पुराने प्रिंटेड बुक से वो आपको पुराने क्वेश्चन ही देंगे। अगर आपको कुछ नया करना है तो ऑनलाइन आना होगा। तो मुझे ये फायदा मिला, स्टेटमेंट कंक्लूजन का जो क्वेश्चन रेलवे ने ऐड किया था, 5-6 क्वेश्चन आते थे उसके। अगर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आने तो उसमें से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन करते थे, और वो 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन के नहीं होते थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन पे 3-4 और वेराइटी है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन है, फिर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट एजम्पशन है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया वो मैंने ऑनलाइन ही सीखा। तो आपको ऐसा पढ़ना होगा, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि लोगों इन सब में डिफरेंस क्या है। अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपको ये सब, ऑफलाइन जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वहाँ कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन इन सभी को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। ऑनलाइन क्या मतलब, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं कहीं से भी, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन है, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन ही मिले, तो प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं तो आपको ये इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने को मिलेगा। तो ये 1-2-4 चीज़ें जो आपको बाकी कंपटीशन से बहुत ऊपर ले जाएगी। तो ये सब चीज़ मैं वही बता रहा हूँ, अपना बेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बस क्वेश्चन लगा लिए, तो बस अपना बेस्ट कीजिए, किसी से कंपटीशन मत कीजिए, मतलब कि हाँ वो बगल वाला क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आप अपना बेस्ट कीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। अपने माँ पापा से, अपने जिसको क्या कभी दुख नहीं, मतलब साइड नहीं देख सकते या किसी परेशानी कर सकते, उनसे जोड़ करके किसी भी एग्जाम को चलिए कि अगर मैं अचीव कर लेता हूँ तो इनको खुशी होगी या इसको अच्छा लगेगा। तो मैंने वो किया और मेरे लिए बस यही है। तो अंशु जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, वो जो कैंडिडेट्स हमें देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे वो भी कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, तो आपके जो अनुभव हैं उससे वो काफ़ी कुछ सीखेंगे, उनको मदद मिलेगी अपनी प्रिपरेशन करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और अपना जो एक्सपीरियंस है आपका, जो एस्पिरेंट से लेकर असिस्टेंट लोको पायलट बनने तक का, उसको शेयर करने के लिए हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जी, थैंक यू।